Hello to all my dear students. Welcome to all on YouTube चैनल केमिस्ट्री एजुकेटर द वे ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम MCQ सीरीज़ लेके आए हैं और MCQ सीरीज़ का ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। और इससे पहले कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस जो है हमने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, वो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये वीडियोस जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो 12th क्लास के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि CBSE बोर्ड से है और ICSE बोर्ड से है, और वो बच्चे जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और JEE की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल विद एक्सेस ऑफ Cl2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, जब भी हम अल्कोहल को हम Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहल को हम Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये Cl2 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर हमें एल्डिहाइड देता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर हमें एल्डिहाइड देता है, ठीक है। और इसमें हम दोबारा से Cl2 को रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ Cl2 होगा, ठीक है। तो हम Cl2 के साथ हमने दोबारा रिएक्ट करवाया। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम एल्डिहाइड को हैलोजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा हैलोजिनेशन होता है। क्या होता है? अल्फ़ा हैलोजिनेशन, ठीक है। अब अल्फ़ा हैलोजिनेशन होता है तो ये अल्फ़ा हैलोजिनेशन हमें क्या देगा? तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि CCl3 और ये हमें CHO मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस डालते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा? वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CHCl3 और प्लस में CaHC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस। तो हमारा इसमें यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है, वो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा इसमें? तो मेन प्रोडक्ट बन रहा है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें जिसका ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड मिलेगा? तो इसमें हम पहले जो ऑप्शन है उनका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो, ये क्लोरोफिनॉल है, तो क्लोरोफिनॉल है तो ये क्या बन जाएगा हमारा? क्लोरोफिनॉल ये बन जाएगा। और ये हमारे पास है क्लोरोटोल्यूइन, तो क्लोरोटोल्यूइन हमारा ये बन जाएगा क्लोरोटोल्यूइन। और ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन ये बन गया। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि CH2Cl और ये हमारा बेंजीन बन गया, ठीक है, ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमें बेंजोइक एसिड देगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। और ये वाला भी ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये बेंजीन है, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, शो नहीं करता है, ठीक है। अब ये इसमें फिनॉल है, फिनॉल कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन भी क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता है, इसी वजह से ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है? रिपेल करता है। अब इसमें भी सेम वही। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड हमें मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये क्लोरीन भी रहेगा। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? ओनली बेंजोइक एसिड कहा है ना। तो ये इससे भी हमारा बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा लास्ट ऑप्शन जो बच गया है यही सही होगा, ठीक है, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर D।
अब देख लेते हैं हम कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा देखते हैं। ये CH2Cl है, ठीक है, और ये हमने इसमें अगर जो हम KMnO4 डाल देते हैं तो ये हमारा डायरेक्टली बन जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें हम एक्वस क्यूवेज डालें पहले, ठीक है, फिर हम ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा एक्वस क्यूवेज डालने के बाद ये बन गया हमारा CH2OH और ये बेंजीन। ठीक है, और साथ ही साथ बेंजीन बन गया। अब इसमें हम क्या डाल देंगे, कोई भी KMnO4 डाल दो, या हम इसके साथ कोई और सा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे K2Cr2O7, ठीक है, और हम डाल सकते हैं कंसंट्रेशन HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल गया बेंजोइक एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोडो इथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर जो आयोडो इथेन जो है, आयोडो इथेन को हम अगर जो Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं, Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमसे पूछा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमें पता है, ये क्या है, ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमारा मिल जाएगा प्रोडक्ट जो मिलेगा इस अल्काइल के दुगुना, यानी कि ये हमारा हो जाएगा CH3CH2 और ये CH3, यानी कि ये हमें ब्यूटेन मिला। ठीक है, ये ब्यूटेन मिला हमें, और ये जो रिएक्शन है ये हमारा ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव। जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो हमें क्या देता है, देखो CHCl3, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है, और हमें प्रोडक्ट देता है क्या, हमें प्रोडक्ट देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमें प्रोडक्ट देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ हमें 3 मोल्स ऑफ NaCl देता है। ठीक है, और प्लस में 2 मोल्स ऑफ H2O देता है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा सही जा रहा है इसमें। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसमें ये है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि व्हेन इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड आर अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ईथर देन द नंबर ऑफ एल्केन्स डेट कुड बी प्रोड्यूस। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एल्केन्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्केन पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये I, इथाइल आयोडाइड हो गया, और हमारा हो गया CH3 CH2 और ये I, ये हमारा हो गया प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, अब हम इन दोनों को ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं, Na ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, Na ड्राई ईथर के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो इसमें हमारे पास अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, अलग अलग एल्केन बनेगा। देखो
जब ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 और ये CH3, यानी कि हमें ब्यूटेन देगा। ठीक है, और जब ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे यहाँ पे हमें मिल रहा है CH3 और ये CH2 का यहाँ पे हम लिख देते हैं होल टेट्राइड्स और यहाँ पे CH3, यानी कि हमें 6 कार्बन का एल्केन मिलेगा। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे, आपस में ही एल्केन बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा CH3 CH2 और ये हमारा 5 कार्बन का मिल जाएगा, 5 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और ये CH3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारा जो होगा वो ये 3 होगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया। चलो, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एल्केन्स बन गए, तो हम कहेंगे 3 नंबर ऑफ एल्केन्स बन रहे हैं। एक हो गया हमारे पास ब्यूटेन, एक हो गया हेक्सेन और एक हो गया पेंटेन। ठीक है, तो हमारे पास 3 एल्केन बन रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद मेटेलिक जिंक टू फॉर्म। जब 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन जो होता है वो मेटेलिक जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, तो यानी कि CH2 और ये CH2 और ये CH2, यहाँ पे हो गया हमारे पास Br और यहाँ पे भी हो गया Br, ये हो गया हमारे पास 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। और जब हम इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो प्रोसेस है किस में जाता है, ये प्रोसेस है साइक्लाइजेशन प्रोसेस में जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस साइक्लाइजेशन प्रोसेस में जाता है। ठीक है, साइक्लाइजेशन प्रोसेस में जाता है और हमें साइक्लिक कंपाउंड देता है, यानी कि CH2 और ये CH2 और ये CH2 और साथ में हमें क्या मिल गया, ये साइक्लोप्रोपेन मिल गया। क्या मिल गया, साइक्लोप्रोपेन मिल गया। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल C नंबर बहुत सही होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH एंड एनिलीन गिव्स, यानी कि जब हमारे पास एनिलीन जो होता है, एनिलीन जो है, ठीक है, ये एनिलीन अगर जो क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करे CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट जो होगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारा जो टेस्ट है, ये टेस्ट यूज़ किया जाता है एज अ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टेस्ट ये कौन से अमाइंस टेस्ट देते हैं, तो हम कहेंगे ये ओनली प्राइमरी अमाइंस ही ऐसे हैं जो कि ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, और प्राइमरी और टर्सरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोलमेंट। अब हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोलमेंट पूछ रहा है, यानी कि पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास, टोलिन है। ठीक है, टोलिन यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 और ये बेंजीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, मेटापे डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि मेटापे डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, ऑर्थोपे डाइक्लोरोबेंजीन,
ठीक है, यानी कि ये Cl और ऑर्थो पे डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा पे डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा पैरा पे डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे इसमें कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है इसका ये ऊपर की साइड जाएगा और इसमें नीचे की साइड आएगा। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो होगा डाइपोल मोमेंट हमारा 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट जो होगा एक दूसरे का कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इधर होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो हमारा डायगोनल देता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इस साइड जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में ये CH3 है और ये बेंजीन कार्बन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे एज ए नेग्लिजिबल तो नहीं मान सकते हम, लेकिन नेग्लिजिबल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट होगा इसका, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो सबसे जो ऑर्डर होगा सबसे कम क्या हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि नेग्लिजिबल है लेकिन थोड़ा बहुत होगा इसमें डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में किसका ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट, इन दोनों में किसका ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि ज़्यादा तो इसका है, यानी कि कम इसका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक इधर डाइपोल मोमेंट जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो सही से नहीं बन पाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा नहीं हो पाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसके बाद हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो इसके आगे हम कुछ देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ। तो देखो, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि ये डाइपोल मोमेंट जो होते हैं ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पहला फैक्टर है हमारा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पोलैरिटी वहीं पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस्ड नहीं होगी। यानी कि इसमें भी होता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है और नॉन पोलर का नॉट इक्वल टू में 0 होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ होगा। पोलर यानी कि उनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, और नॉन पोलर का क्या होता है, उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब देखो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे HCl का। ठीक है, तो Cl क्या है, H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास हेड, ये होता है हेड और ये होता है टेल। तो हेड किसकी तरफ होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और टेल किसकी तरफ होता है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार्ज आ रहा है, यानी कि डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल हुआ। और ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन 2, यानी कि ऑक्सीजन O2 का जो एग्जाम्पल है ये हमारा, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 के इक्वल होता है।
ठीक है। चलो अगले फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला फैक्टर क्या है हमारा, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये कैसे होते हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर इन द सेंस कहने का कि इनका जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये क्या हो सकता है, ये हमारा ये नॉन पोलर होगा, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर बॉन्ड जो है ये पोलर नेचर के होंगे। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन पोलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं, इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो जीरो के यानी कि वो पोलर नेचर का हो जाता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है CCl4 का। ठीक है, CCl4 का एग्जाम्पल लिया हमने। इसमें क्या है, ये हमारे पास Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है और ये Cl। तो इसमें हम देखेंगे कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा इसमें इधर की साइड जाएगा, इसमें इधर की साइड। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट जो हो रहा है ये वाला कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और इसमें ऊपर जाएगा और इसका नीचे आएगा, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो ये वाला कैंसिल कर रहा है। तो लेकिन हम देखते हैं यानी कि इसका ओवरऑल जो होगा डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल होगा, लेकिन इनका पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूँ मैं, इसका C और Cl के बीच में बात करूँ तो ये क्या है, पोलर नेचर का है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम कि अगला है हमारा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। क्या ये हमारे पास है, ये इनमें डाइपोल मोमेंट जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट रहेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, है ना। अब देखो इनका ओवरऑल मॉलिक्यूल भी होगा, कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा। जैसे हमने इसमें CCl4 का एग्जाम्पल लिया था, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं CHCl3 का। ठीक है, तो CHCl3 का एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, और इसमें इधर, इनमें इधर, और इसमें इधर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें कोई सा भी डाइपोल मोमेंट जो हो रहा है एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं नेट जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, तो ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। अगले फैक्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर है हमारा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका जो कि सिमेट्री होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ पोलर होते हैं और कुछ ना कुछ नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, तो हम देखेंगे इनके कि इनका जो एंगल वेरिएशन है, इनका जो एंगल वेरिएशन है, यानी कि हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये हम कहेंगे बॉन्ड एंगल, इनके बॉन्ड एंगल के डिफरेंस की वजह से ये हमारे पास आ जाता है कुछ पोलर नेचर और कुछ आ जाता है नॉन पोलर नेचर। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास कि एग्जांपल क्या है, जैसे हमने SO2 लिया है। ठीक है, SO2 में जो हरा है हमारे पास, इसका इधर की साइड आएगा डाइपोल मोमेंट और इसमें इधर की साइड आएगा। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो नीचे की साइड आ रहा है, यानी कि इसमें कैंसल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें, है ना, CO2 की बात करते हैं, तो CO2 का क्या हो जाएगा, CO2 में इसमें इधर जा रहा है और इसमें इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को, ये जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। कैंसल आउट करने की वजह से ये इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 के इक्वल है, इसी वजह से ये अपोजिट फेसेस पे आ जाते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। और यहाँ पे हमने एग्जांपल और लिया है, जैसे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, पोलर होता है, और CO2 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं
Cl2, ये भी क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी हमारा नॉन पोलर है, ठीक है, यानी कि इसका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो भी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर जो होता है बी और Cl के Be और Cl के बीच में जो होता है ये हमारा पोलर नेचर का होता है, ठीक है। ओवरऑल जो होता है वो 0 आता है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड इनके फैक्टर्स ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। चलो अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, यानी कि SN2 मैकेनिज्म में हमारा क्या इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं SN2 मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब इस पर कोई भी अगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये फ्रंट अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये बैक अटैक करता है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करता है, ठीक है, बैक अटैक करता है। तो बैक अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो C, ये H बन जाएगा, ये भी H और ये H, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये Cl, ठीक है, और यहाँ से ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे ये OH जोड़ना स्टार्ट करता है वैसे वैसे ये Cl जो होता है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी स्टेट को हम कहते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद क्या बन जाता है, इसके बाद हो जाएगा हमारा कि ये बन जाएगा हमारा कि ये फाइनल धीरे धीरे ये रिमूव हो जाएगा और ये OH होगा इधर साइड कनेक्ट हो जाता है, यानी कि हम देखेंगे ये H आ जाएगा, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और ये हमारा फाइनली OH जो हो गया वो अटैच हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस साइड है, और जो पहले था हमारा रिएक्टेंट जो था उसमें हमारा इधर की साइड था। तो यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इन्वर्जन टेक प्लेस हो रहा है, यानी कि पहले जैसा लिया था उससे उल्टा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको ट्रांजिशन मिल रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या है कि द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कह रहा है कि हम यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे ये प्रोपीन है, ये क्या है, प्रोपीन है, ठीक है। तो यानी कि हम प्रोपीन में हम HCl डालते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो हमारा जो है ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनता है वो CH3 CH और ये CH3 यहाँ पे प्लस आता है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो होगा टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो हो जाएगा रिमूव होता है तो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट ये बनता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमने आपको यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन जो है हमने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आपको अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आपको अगर जो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और इसी के साथ अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।